हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 71। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर से 71 लेक्चर से हम चौथी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो अपनी यूनिट 4 का नाम है, अपनी यूनिट 4 है परिसीमामान समस्याएं। परिसीमामान समस्याएं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यानी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम फिजिक्स के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैथमेटिकल फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर जो हायर फिजिक्स में, जो उच्च भौतिकी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। और इसमें एक विधि काम में ली जाती है, उस विधि का नाम है चर पृथक्करण विधि। चर पृथक्करण विधि, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जो समीकरण में चर हैं उनको, जैसे मान लो कि अपने पास है, क्योंकि एक मान हम क्या करते हैं कई बार, जैसे द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, उसको सॉल्यूशन उसका कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो बेस्ट टेक्निक यूज करते हैं वो करते हैं चर पृथक्करण विधि। और इसमें करते क्या है कि जो बहुचर आंशिक अवकल समीकरण है, बहुचर आंशिक अवकल समीकरण है, फॉर एग्जांपल यदि हम 3D के अंदर बात करें तो कोई साई फंक्शन है वो एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसमें तीनों चर हैं एक्स वाई और जेड। तो बहुचर आंशिक अवकल समीकरण हो गया, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है मान लो। उस कंडीशन में उस बहुचर अवकल समीकरण को यदि हम एकल चर अवकल आंशिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट कर दें तो वो जो टेक्निक ऐसा करेगी उसको बोलते हैं चर पृथक्करण विधि। यानी ये क्या करती है, बहुचर आंशिक अवकल समीकरण को एकल चर आंशिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि यह विधि बहुचर आंशिक अवकल समीकरण को एकल चर, मतलब चरों को पृथक कर देगी, इसीलिए तो इसका नाम है चर पृथक्करण विधि। एकल चर आंशिक अवकल समीकरण में, यह विधि बहुचर आंशिक अवकल समीकरण को एकल चर आंशिक अवकल समीकरण में बदलती है या रूपांतरित करती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल लिख लो। और फिर हम इस चैप्टर के अंदर कुछ इक्वेशंस काम में लेंगे। भाई इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, परिसीमा मान समस्याएं हैं क्या, कुछ प्रतिबंध होते हैं अपने पास। जो भी अपनी इक्वेशन सोल्व करेंगे, जैसे हम बात करें अपने को कोई ऊष्मा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको सोल्व करना है, ठीक है। कोई तरंग से संबंधित कोई समस्या है, उसको सोल्व करना है, तो उसमें तरंग समीकरण लगाएंगे, डेल स्क्वायर साई बराबर 1/c², डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, ये तरंग का व्यापक समीकरण। कई जगह जरूरत पड़ेगी हमें लाप्लास समीकरण की, डेल स्क्वायर साई बराबर 0 की। लाप्लास समीकरण वहां लगता है जहां डेंसिटी नहीं होती है रो, ठीक है। जहां डेंसिटी नहीं होती है रो, जहां 0 होता है वहां डेल स्क्वायर साई बराबर कितना आ जाता है, 0। और एक पॉइसन समीकरण होती है, यदि डेंसिटी अवेलेबल है तो डेल स्क्वायर साई बराबर -ρ/ε0, जैसे डेल स्क्वायर वी बराबर -ρ/ε0 हम पढ़ते थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो इस टेक्निक से परिसीमा मान समस्याएं वो होती हैं जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ अपने पास गिवन कंडीशंस होती हैं, ये दिए गए हैं। जैसे मान लो कि x बराबर 0 पर फलन साई सतत है, x बराबर a पर सतत है, तो फिर वो जो x बराबर 0 और x बराबर a कंडीशन दी गई हैं उनको लागू करना समीकरण में, ये कहलाती है परिसीमा मान समस्याएं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें हम बाउंड्री वैल्यू लगा सकें,
परिसीमा समस्याएं लगा सकें जो कि क्वेश्चन में या फिर ज्योमेट्री के हिसाब से अपने को दिया गया होगा। ठीक है, चलो लिखो इसको। अब हम यहाँ पर कुछ इक्वेशंस काम में लेंगे कि इस चैप्टर में या इस अध्याय में हम कुछ समीकरण काम में लेंगे। इस अध्याय में हम कुछ समीकरण काम में लेंगे जो निम्न हैं। उन समीकरणों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कौन कौन से समीकरण काम में लेंगे? पहला लाप्लास समीकरण। लाप्लास समीकरण होता है डेल स्क्वायर साई बराबर 0। ये साई यहाँ पर कोई फलन है, कोई फंक्शन है, विस्थापन हो सकता है, ठीक है, कोई फंक्शन हो सकता है, साई विभव हो सकता है। ये लाप्लास समीकरण है। दूसरा पॉइसन समीकरण। पॉइसन समीकरण होता है डेल स्क्वायर साई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में हेल्महोल्ट्ज समीकरण। हेल्महोल्ट्ज समीकरण हेल्महोल्ट्ज MHOLTZ। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये होती है डेल स्क्वायर साई प्लस माइनस के स्क्वायर साई बराबर 0। ठीक है, एक अपने पास तरंग समीकरण है। तरंग समीकरण होती है डेल स्क्वायर साई बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, इनको लिख लो। ठीक है, और फिर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। हम 3D के अंदर लाप्लास समीकरण का सॉल्यूशन निकालेंगे। थ्री डी के अंदर लाप्लास समीकरण का सॉल्यूशन। पहला अपना डेरिवेशन है आज त्रिविमीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल। त्रिविमीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल। तो 3D के अंदर लाप्लास समीकरण सोल्व करने के लिए, ठीक है, हम एक फंक्शन मानेंगे, एक फलन है साई, जो कि x और y और z पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि फलन साई बराबर फंक्शन है x y z का, यदि फलन साई बराबर साई x y z है तो त्रिविम निर्देशांक में या 3D में लाप्लास समीकरण निम्न होती है। 3D में लाप्लास समीकरण क्या होती है? ये निम्न होती है। थ्री डी में लाप्लास समीकरण होती है डेल स्क्वायर या फिर कहें डेल टू साई x y z
बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर, क्योंकि लाप्लास समीकरण होता है डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। उसको साई पर ऑपरेट करवाएंगे तो तीनों के साथ साई आ जाएगा अंदर, बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई एक्स वाई जेड बाई डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। ये लाप्लास समीकरण है भाई, ये 3D में लाप्लास समीकरण कहलाता है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, इस समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है, इसका क्या आएगा। और यदि क्वेश्चन में यदि मान लो किसी प्रॉब्लम में, जैसे आगे हम सॉल्व करेंगे, यदि बाउंड्री वैल्यू दी गई हैं, अपने को कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं, तो वो भी बाद में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए चर पृथक्करण विधि काम में लेते हैं। चर पृथक्करण विधि काम में लेते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम मानेंगे माना साई एक्स वाई जेड। चर पृथक्करण विधि का मतलब है कि ये जो फंक्शन है एक्स वाई जेड, इसमें तीनों चर हैं, तो ये पृथक पृथक चर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कैपिटल एक्स है जो केवल एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई है जो केवल वाई का फंक्शन है, और कैपिटल जेड है जो कि जेड का फंक्शन है। एक काम करना है, यहाँ पर स्मॉल जेड लिख लेना, नहीं तो फिर कैपिटल ये जेड और जेड एक जैसे हो जाएंगे। मतलब ये जो साई है, ठीक है, ये जो साई है फंक्शन, ये फलन है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। यही चर पृथक्करण विधि है कि इस फंक्शन को आप अलग अलग फंक्शन, पहला कैपिटल एक्स जो केवल एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा कैपिटल वाई जो केवल वाई पे डिपेंड करता है, तीसरा कैपिटल जेड जो केवल स्मॉल जेड के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, पहले इसको नोट करो। अब समीकरण 2 का मान मुझे रखना है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में यहां पर रखूंगा। ठीक है, तो देखिए ये बन जाएगा डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, अंदर कौन रहेगा, एक्स वाई और जेड तीनों, एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड हो गया, प्लस दूसरा क्या है डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, यहां पर भी तीनों रखे जाएंगे, और तीसरे में जेड के सापेक्ष, ओके। अब इसको करेंगे हल आगे।
जब इसका इस पूरे का देखो x जो कैपिटल X है वो केवल x का फंक्शन है, और x और y और z तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र चर हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। यानी यदि मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा इस पूरे फंक्शन का, तो y कैपिटल Y और कैपिटल Z बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये बाहर आ गए, अंदर बच जाएगा कैपिटल X बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें देखिए, इसमें केवल y के सापेक्ष करना है, तो कैपिटल X और कैपिटल Z बाहर आ जाएंगे। प्लस इसमें केवल z के सापेक्ष हो रहा है, तो x और y बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब इस समीकरण को मैं x, y और z से डिवाइड कर रहा हूं, कहने का मतलब साई से डिवाइड कर रहा हूं। इस समीकरण को कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z यानी साई से भाग देने पर, इधर भाग देंगे तो जीरो में भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर प्रत्येक के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। ध्यान से समझना, यदि मैं साई कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z से भाग दूंगा तो इसके बटे में कौन आएगा? कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। Y और Z कट जाएंगे, नीचे X बच जाएगा ओनली, तो ये आ जाएगा 1 कैपिटल X। ध्यान से समझ लेना, y भाग दे रहा हूं सबका, इसमें y z कट जाएंगे, इसमें x z कट जाएगा, इसमें x y कट जाएगा, तो बचेगा कौन इसमें 1/x, और क्या है डेल 2 x बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें कौन बचेगा 1 कैपिटल y, डेल 2 कैपिटल y बाई डेल y स्क्वायर, प्लस 1 कैपिटल z और डेल 2 कैपिटल Z बाई डेल Z स्क्वायर बराबर 0। इसको मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसको दे दिया। अब देखिए, ये एक अलग चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहला पद ये y पे डिपेंड कर रहा है और ये z पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसमें 3 पद हैं जो कि प्रत्येक पद अलग अलग स्वतंत्र चर पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अलग आएगा, ये किसी एक नियतांक के बराबर होगा, ये किसी एक नियतांक के बराबर होगा, ये किसी एक नियतांक के बराबर होगा। फिर जब मैं इन तीनों का सॉल्यूशन यहाँ रख दूंगा, जैसे मान लो कि ये माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर है, ये माइनस बीटा स्क्वायर के बराबर है, ये गामा स्क्वायर के बराबर है, तो वो जो सॉल्यूशन आएंगे ना वो इसको सेटिस्फाई अवश्य करेंगे, क्योंकि इस पूरी टर्म में इस चर पृथक्करण विधि की विशेषता यही होती है, ये जो पहला पद है ये केवल x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, ये z का फंक्शन है। मतलब इस समीकरण का जो प्रत्येक पद है वो अलग अलग स्वतंत्र चरों पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको अलग अलग नियतांक के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिखूंगा, पहले इसको लिख लो आप। इस समीकरण में का प्रत्येक पद अलग अलग स्वतंत्र चर पर निर्भर कर रहा है। अतः प्रत्येक पद किसी एक नियतांक के बराबर होना चाहिए। मतलब ये है कि x में परिवर्तन करने, यदि मैं x में परिवर्तन करना हूं, समझो इस चीज को कि ऐसा क्यों है। x में यदि मैं परिवर्तन करता हूं तो y और z वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जब y में परिवर्तन करता हूं तो x और z के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z में परिवर्तन करता हूं तो x और y के फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इन तीनों का सॉल्यूशन अलग अलग आएगा। अतः प्रत्येक पद
किसी एक नियतांक के बराबर मान सकते हैं। किसी एक नियतांक के बराबर मान सकते हैं। तो मान लो माना प्रथम पद माइनस अल्फा स्क्वायर, द्वितीय पद माइनस बीटा स्क्वायर, ये हम इच्छा से मान रहे हैं, ठीक है। माइनस अल्फा स्क्वायर मान लिया, इसको माइनस बीटा स्क्वायर मान लिया। अब आपकी इच्छा है तो आप इसको अल्फा स्क्वायर मान लो, इसको बीटा स्क्वायर मान लो। तृतीय पद गामा स्क्वायर के बराबर है, ये हमने माना है, ठीक है। लाइट अब देखो, जब इसका मान वापस रखेंगे, ये माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 0। यहां से एक कंडीशन आएगी, आता है समीकरण 3 से माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 0। या फिर यहां से क्या आएगा, क्या आएगा यहां से, गामा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं कि जो गामा है ना, वो गामा है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जहां बाद में मुझे गामा की जरूरत पड़ेगी, मैं उसकी जगह अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकता हूं। आता है समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 3 से। समीकरण 3 से देखो, मैंने 1 अपॉन कैपिटल एक्स और डेल टू कैपिटल एक्स बाई डेल स्मॉल एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना है, माइनस का अल्फा स्क्वायर माना है ना। अरे इसको माइनस अल्फा स्क्वायर माना था हमने, इसको हम लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखना या 1 अपॉन कैपिटल एक्स डेल टू कैपिटल एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, जरा देखो इस चीज को कि जब माइनस अल्फा स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कट जाएगा, और डेल टू कैपिटल एक्स, मैंने अंदर वेरिएबल नहीं लिखा है, अदरवाइज कैपिटल एक्स के अंदर वेरिएबल है स्मॉल एक्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। तो प्लस अल्फा स्क्वायर कैपिटल एक्स बराबर 0। नीचे स्मॉल एक्स, ध्यान रखना, ऊपर कैपिटल एक्स है, वो फंक्शन है ऊपर, नीचे एक एक्स है जो कि स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इक्वेशन आई है, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 5। 4 हो गए ना, इसको दे दो 5, लिख लो यहां तक। अब ये एक साधारण अवकल समीकरण है जिसका सॉल्यूशन आप जानते होंगे। ये डबल डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0, डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0, या फिर एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0। तो वहां से देखो कि इसकी डी बराबर एक तो प्लस आयोटा अल्फा और एक माइनस आयोटा अल्फा, 2 सॉल्यूशन आएंगे इसके। समीकरण 5 एक साधारण अवकल समीकरण है जिसका हल निम्न होगा। अब मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के जरिए नहीं लिखूंगा, जिसका हल निम्न होगा कि हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0 करेंगे, वहाँ से डी बराबर प्लस एक तो प्लस माइनस आयोटा अल्फा आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, एक कोई कांस्टेंट आएगा, एक ही बार प्लस माइनस आयोटा अल्फा,
उसको मैं साइन और कोस की फॉर्म में लिखूंगा। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स फंक्शन बराबर ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स। ए की पावर, जब ए की पावर प्लस माइनस आयोटा में आता है तो हम साइन और कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए की पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वहां से जब कन्वर्ट करके आप इसको सोल्व करेंगे तो 7-8 लाइन का सॉल्यूशन है, उसके बाद में फिर ये रिजल्ट मिलता है। तो ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कोस अल्फा एक्स, ध्यान रखो जब यहाँ पर प्लस होता है तो डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0, यानी रूट आयोटा में आएंगे, और आयोटा में आएंगे तो फिर साइन और कोस निकल के आएंगे, ठीक है। और यदि माइनस होता तो डी बराबर प्लस माइनस अल्फा आता, डी बराबर प्लस माइनस अल्फा। वहां पर हम लिखते ए की पावर आयोटा नहीं, ए की पावर सिंपल, तो फिर वो साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है जहां ए और बी क्या है, नियतांक है, ये ए और बी कांस्टेंट है, यहां ए बी नियतांक हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, जो समीकरण है अपना 3 उसका द्वितीय पद, इसी प्रकार समीकरण 3 के द्वितीय पद से, समीकरण 3 के द्वितीय पद से क्या होगा, 1 कैपिटल वाई डेल टू कैपिटल वाई बाई डेल स्मॉल वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, माइनस का बीटा स्क्वायर के बराबर। इसको जब हल करेंगे तो माइनस बीटा स्क्वायर इधर आएगा, फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल टू कैपिटल वाई बाई डेल स्मॉल वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू कैपिटल वाई बराबर 0। और ये समीकरण नंबर 7। ये एक साधारण अवकल समीकरण है, इसका हल भी इसी की तरह होगा, सेम इसी की तरह, समीकरण 5 की तरह। इसका हल माना, इसका हल निम्न होगा, इसका हल होगा y बराबर, उसमें a और b कांस्टेंट माने हैं ना, यहां पर देखो अल्फा की जगह तो बीटा आएगा और a और b की जगह कोई नए कांस्टेंट आ जाएंगे, c और d, बीटा y प्लस, बीटा को बीटा लिखना, b मत लिख देना, और d cos बीटा y, इक्वेशन नंबर 8। ये इसका हल हो गया, c साइन बीटा y प्लस d cos बीटा y लिखो। एंड देन अपन चलते हैं समीकरण 3 के तीसरे भाग पर। पहला सॉल्यूशन समीकरण नंबर 6 है, दूसरा 8 है। हमने x और y का मान तो निकाल लिया, z का मान निकालेंगे और फिर वापस जो हमने साई एक्स वाई जेड बराबर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एल जेड माना था गुणनफल के रूप में, वहां रख देंगे। तो लिखो समीकरण 3 के तृतीय पद से या तृतीय पद को हल करने पर, तो जब तीसरे पद को हल करेंगे तो अपने पास है 1 कैपिटल जेड ये किसके बराबर माना था हमने, ये गामा स्क्वायर के बराबर माना था, ना कि माइनस गामा स्क्वायर के। वो इसलिए माना, माइनस मान लेंगे तो फिर गामा को हम अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे, वो फिर माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव माना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या जेड ऊपर जाएगा और इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, भाई उधर जाएगा तो गामा स्क्वायर जेड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। तो डेल स्क्वायर कैपिटल जेड जो कि फंक्शन है वाई का, सॉरी जेड का,
भाई डेल जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर जेड बराबर 0। यह समीकरण नंबर है 9। और इसका हल क्या होगा? इसका इस समीकरण का हल होगा, इस समीकरण का हल निम्न होगा। इस समीकरण का हल होगा कैपिटल जेड बराबर, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये है डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बराबर 0। डी स्क्वायर माइनस डी है यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बराबर 0 है, तो डी बराबर 1 तो प्लस माइनस गामा आएगा। प्लस माइनस गामा का मतलब है हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं सिंपल यहाँ से सी प्लस माइनस सी ई की पावर प्लस माइनस गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई देखो ए बी सी डी आ गया, ई लिख लो, ई की पावर प्लस माइनस गामा। एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, या सॉल्यूशन हो सकता है ई की पावर गामा प्लस ई के बाद में एफ ई की पावर माइनस गामा। ये भी सॉल्यूशन, दोनों में से कोई से भी सॉल्यूशन हम मान सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बदलते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम मान के चलते हैं ये। इसके बाद में इसके आगे आप ये लिख लेना और इसको दे देना समीकरण नंबर 10। ई की पावर गामा प्लस एफ ई की पावर माइनस गामा, जहां ई और एफ क्या है? नियतांक हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। अब देखिए 6, 8 और 10 का मान कहां रखूंगा मैं? समीकरण 6, 8, 10 का मान समीकरण 6, 8 व 10 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण जब 2 में रखूंगा मान, तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल साई एक्स वाई जेड बराबर, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है? वो है ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स, ये पहला मान है। फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? सी साइन बीटा वाई प्लस डी कॉस बीटा वाई इंटू, तीसरा सॉल्यूशन है एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड की जगह क्या है? ई की पावर गामा प्लस एफ ई की पावर माइनस गामा। अब गामा की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे इसकी जगह आ जाएगा ई की पावर गामा की जगह प्लस एफ ई की पावर माइनस गामा की जगह, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वो आगे लिखते हैं, पहले इसको लिख लो। अब देखो यहां पर अल्फा और बीटा का मान तो कुछ भी ले लिया जा सकता है ना, जो हमने माना था वो स्वैच्छिक है। चूंकि अल्फा और बीटा स्वैच्छिक है, तो ये जो समीकरण है अल्फा और बीटा के सभी मानों के लिए क्या है? अवेलेबल है। अल्फा और बीटा का मान कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। अभी कुछ हमें अपने कंडीशन तो दी नहीं है, हम अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं। चूंकि अल्फा व बीटा के सभी मानों के लिए यह है समीकरण या यह है हल, यह समीकरण क्या है? सॉल्यूशन है, मान्य है। क्या होगा? मान्य होगा। तो जब ये मान्य है तो हम इसको लिख सकते हैं साई एक्स वाई जेड बराबर
जरा देखिए, जब अल्फा और बीटा के सभी मानों के लिए है तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, समेशन, एक तो अल्फा के ऊपर और एक बीटा के ऊपर, और ये बन जाएगा ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, सी साइन बीटा वाई प्लस डी कॉस बीटा वाई। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होगा, तीसरे के अंदर चेंज करना है। तीसरा होगा मल्टीप्लाई, इसी के साथ मल्टीप्लाई आएगा, कुछ नहीं करना। ई और एफ तो ऐसे कैसे रहेंगे नियतांक, ई की पावर गामा चेंज हो जाएगा, तो ई की पावर गामा की जगह आ जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एफ, और ई की पावर माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये होगा सॉल्यूशन। इसके नीचे लिख लेना, ये है त्रिविमीय निर्देशांक में लाप्लास समीकरण का हल होगा। लिखो। हो गया, तो ये अपना सॉल्यूशन है, ये अपना यहां तक डेरिवेशन है। इसके बाद में अपन अब सॉल्व करेंगे लाप्लास समीकरण का हल, और वो किसके लिए निकालेंगे, वो अपन निकालते हैं गोलीय निर्देशांकों में। गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण। इंटरेस्टिंग है, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा इसमें। गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण को लिखेंगे, और गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण लिखने के बाद उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हम जानते हैं, चूंकि लिखो गोलीय निर्देशांकों में गोलीय निर्देशांक कौन से होते हैं, आर थीटा फाई, आर त्रिज्या, थीटा जेड के सापेक्ष कोण, और फाई एक्स जेड तल के सापेक्ष कोण 2 पाई। ये 2 पाई घूमता है, ये पाई घूमता है, ये 0 से इनफाइनाइट तक चलती है। गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण निम्न होता है। गोलीय निर्देशांकों में यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये समीकरण आपको याद करना पड़ेगा, और ये हमने निकाला भी है फर्स्ट यूनिट के अंदर। क्या होता है, डेल बाई डेल आर, अंदर आएगा आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, और यहां पर कौन रहेगा, साई, ठीक है। साई के ऊपर पहले ऑपरेट होगा, और साई फंक्शन किसका है, आर थीटा और फाई का। तो डेल बाई डेल आर, आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर किसका, साई आर थीटा फाई का, प्लस 1/sin थीटा डेल बाई डेल थीटा। देखो साइन थीटा यहां है, डेल बाई डेल थीटा, अब साइन थीटा ऊपर आएगा और फिर से डेल बाई डेल थीटा आएगा। साइन थीटा नीचे है, यहां अंदर ऊपर है,
और यहाँ कौन रहेगा, साई आर थीटा फाई प्लस, इसमें 1 था, इसमें साइन थीटा है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा आएगा नीचे। डेल 2 बाई डेल फाई स्क्वायर, क्योंकि ये भी देखा जाए तो 2 बार है, थीटा और थीटा 2 बार है डेरिवेटिव, ये भी आर और आर 2 बार है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आता है। और साई आर थीटा फाई बराबर 0, इसके आगे क्या लिखना है आपको, बराबर 0। ये है लाप्लास समीकरण, किसमें, गोलीय निर्देशांकों के रूप में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, इस समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए चर पृथक्करण विधि से माना, चर पृथक्करण विधि से माना कि जो साई है आर थीटा फाई, वो जो बहुचर फलन है, बहुचर फलन है, वो अलग अलग चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला जो केवल आर का फंक्शन होगा, कैपिटल आर, अच्छे से बनाना इनको, कैपिटल आर है बाहर, वो स्मॉल आर का फंक्शन, ये पहला चर हो गया। दूसरा मल्टीप्लाई में है, गुणनफल के रूप में लिखे जाते हैं। दूसरा जो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा को कुछ ऐसे बनाना है आपको, ऐसे बना के, और इसमें उल्टा साइड में, जैसे आई ऐसे बनता है ना, ऐसे आई बनाना है, या फिर एच बना देना है, अंदर एच बना देना। ये कैपिटल थीटा जो केवल स्मॉल थीटा का फंक्शन है। और कैपिटल फाई, ये फाई बनाने के बाद में यहाँ पर एक ऊपर डंडी और एक नीचे डंडी इस प्रकार से लगा देंगे, जो कि केवल किसका फंक्शन है, फाई का। ये 3 चर हैं, ठीक है, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर। स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड करने वाला फंक्शन कैपिटल आर लिख दिया, थीटा के ऊपर डिपेंड करने वाला कैपिटल थीटा, और फाई के ऊपर डिपेंड करने वाला कैपिटल फाई। जैसे वहां पर स्मॉल एक्स के ऊपर कैपिटल एक्स था, वाई के ऊपर कैपिटल वाई था, जेड के ऊपर कैपिटल जेड था, ऐसे ही यहाँ पर ये है। ठीक है, माना साई आर थीटा फाई के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, लेकिन इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे हम मान सकते हैं। अब जो हमने माना है उसको अपन वापस कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान जब मैं 1 में रखूंगा, मेरे पास क्या आएगा, इसको हटाते हैं, लिखो इसको, जब इसमें मैं मान रखूंगा मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या था, डेल बाई डेल आर, इसकी जगह रखना है। तो जब मैं मान रख रहा हूँ जरा ध्यान देना, जब मैं यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई रखूंगा, उसमें से थीटा और फाई तो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि थीटा और फाई केवल स्मॉल थीटा और स्मॉल फाई के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड कैपिटल आर कर रहा है, साई के 3 भाग हैं, उसमें से कैपिटल आर ही अंदर रहेगा, कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई बाहर निकल जाएंगे। तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ मान रखने के बाद कि कैपिटल थीटा तो बाहर निकल गया, जो कि स्मॉल थीटा का फंक्शन है,
और कैपिटल फाई जो कि फाई का फंक्शन है बाहर निकल गए। अंदर क्या बच गया, डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर और डेल साई की जगह क्या बच जाएगा, कैपिटल आर, और किसके सापेक्ष अवकलन होगा, आर के सापेक्ष। ठीक है, प्लस इसमें से क्या बाहर निकलेगा, इसमें से आर और फाई बाहर निकल जाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल फाई ये बाहर निकल गए। नीचे क्या है, साइन थीटा, यहाँ है डेल बाई डेल थीटा, अंदर है साइन थीटा, डेल बाई डेल थीटा किसका होगा, डेल बाई डेल थीटा कैपिटल थीटा का, इसी का अवकलन होगा केवल थीटा के सापेक्ष। उसके बाद में प्लस 1/, इसमें से आर और थीटा बाहर निकल जाएंगे, आर और थीटा बाहर आ जाएंगे, तो आर भी बाहर निकल जाएगा और थीटा भी बाहर निकल जाएगा। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो फाई के सापेक्ष अवकलन होगा किसका, ओनली फाई का। यहाँ पर आएगा डेल 2 कैपिटल फाई बाई डेल स्मॉल फाई स्क्वायर, और बराबर क्या है, 0, बराबर क्या है, 0। इसको हटा दो। अब इसमें क्या करना है, जैसे वहां पर एक्स वाई जेड का भाग दिया था, इसमें किसका भाग देंगे, साई आर थीटा फाई का भाग देने पर। यहां पर ये जो थीटा है इसको थोड़ा सा सही से बना लो, आर थीटा फाई से विभाजित करने पर, तो जब इससे इसको विभाजित करेंगे, विभाजित करने के बाद में क्या बनेगा, देखो बच्चों, थीटा और फाई कट जाएंगे, नीचे आर बच जाएगा, तो यहां से बच जाएगा 1 कैपिटल आर और डेल बाई डेल आर। इसका अवकलन भी कर सकते हैं अपन, पहले आर स्क्वायर का हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, फिर आर स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, इसका हो जाएगा। तो अब इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूं, प्लस इसमें आर फाई कट जाएंगे, नीचे थीटा बच जाएगा, तो 1 थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाई डेल स्मॉल थीटा, और प्लस इसमें कौन बचेगा, 1 कैपिटल फाई, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा और कैपिटल फाई जो कि फाई का फंक्शन है, और डेल 2 कैपिटल फाई बाई डेल फाई स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण बचेगा अपने पास। ठीक है, देखो अब जरा, अब इसमें ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये केवल, हाँ इस वाले पार्ट के अंदर फिर भी, इस वाले पार्ट के अंदर फिर भी यदि केवल फाई नहीं है, केवल फाई नहीं है, थीटा भी है। ठीक है, केवल थीटा नहीं है। इसमें देखो जरा, इसमें केवल ओनली थीटा है, फाई कहीं पर भी नहीं है। और ये तो ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो डिपेंड कर रहा है केवल आर के ऊपर। तो ये जो पहला पद है ये है आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों पद थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों को अलग अलग नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे अलग तीनों को, केवल इसको और इसको अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। कैसे है प्रॉब्लम, कि ये तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये केवल फाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये केवल फाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इस पूरे को हम बाद में सोल्व करेंगे। तो देखो, ये केवल आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको किसी एक नियतांक के बराबर मान सकते हैं। तो हम इसको मान के चलते हैं n इंटू एन प्लस वन के। तो जब ये n इंटू एन प्लस वन है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस n इंटू एन प्लस वन के, ताकि दोनों जुड़ जाएं और आंसर कितना आ जाए, 0। आगे सेटिस्फाई 0 भी तो करवाना है। ठीक है, इसलिए ये समीकरण मैं देके चल रहा हूँ 3,
समीकरण 3 का प्रथम पद केवल चर r पर निर्भर कर रहा है। अतः माना यह किसी नियतांक n इंटू n प्लस 1 के बराबर है। ये इच्छा से माना गया है, और ये इसलिए माना गया है क्योंकि बाद में हम इसमें एक सहल लेजेंडरी अवकल समीकरण यूज में लेते हैं, वो मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 के बराबर, अतः माना यह है किसी नियतांक n इंटू n प्लस 1 के बराबर है। अब मैं जब ये n इंटू n प्लस 1 है तो इसको जब बाद में सोल्व करूंगा तो माइनस n इंटू n प्लस 1 लूंगा, ठीक है। लिखो अब इसके नीचे लिखना आप, अतः वन अपॉन कैपिटल R डेल बाई डेल स्मॉल r, अब वेरिएबल नहीं लिखूंगा मैं अंदर, r स्क्वायर डेल कैपिटल R बाई डेल स्मॉल r बराबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। इसको मैं देके चल रहा हूं समीकरण नंबर 4, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा माइनस n इंटू n प्लस 1 के, एवं 1 अपॉन कैपिटल थीटा, और यहां है साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा बाई डेल थीटा, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैपिटल फाई ये किसके बराबर होगा माइनस n इंटू n प्लस 1 के, ओके, माइनस n इंटू n प्लस 1, समीकरण नंबर 5। 3 और 3 में से मैंने 4 और 5 निकाल लिए हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को भी हमें बाद में सोल्व करना है। अब जरा इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं समीकरण 4 को हल करने पर। समीकरण 4 को जब हल करेंगे अपन, समीकरण 4 को हल करने से अपने पास क्या मिलेगा, देखो कैपिटल R ऊपर चला जाएगा और डेल बाई डेल R स्क्वायर डेल कैपिटल R बाई डेल स्मॉल r बन जाएगा माइनस n इंटू n प्लस 1, क्योंकि कैपिटल R उधर मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, फिर जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है क्या। इसको जरा फिर से हल कर लो, R स्क्वायर देखो जरा, R स्क्वायर बाहर आएगा, इसका अवकलन R स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2 बार, ठीक है, डेल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का कितना होगा 2R, और ये कांस्टेंट रहेगा, माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू कैपिटल R बराबर 0, ठीक है। इस समीकरण को मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 6, और इसका हल मैं मान के चलूंगा, इसका हल अपने को मानना पड़ेगा,
माना इसका हल वो जो विधि होती है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या करते हैं, सॉल्यूशन मानते हैं, फिर उसको जैसे आर के ऊपर रखते हैं, एक बार अवकलन करके रखते हैं, 2 बार अवकलन करके रखते हैं, उसके बाद में जो भी उसके रूट आते हैं, मूल आते हैं, फिर उसको वहां से सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। माना इसका हल निम्न है, इसका हल मैंने मान लिया कैपिटल आर बराबर ए कोई कांस्टेंट है, ए यहां पर कोई कांस्टेंट है, और आर की पावर अल्फा, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर, मतलब सॉल्यूशन तो स्मॉल आर के फॉर्म में ही आना है, तो मैंने मान लिया है आर की पावर अल्फा। अब अल्फा यहां पर अल्फा की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। समीकरण नंबर 7, तो देखिए समीकरण 7 इसका प्रथम अवकलन क्या होगा, इसलिए इसका प्रथम अवकलन निकाल लो, डेल कैपिटल आर बाय डेल स्मॉल आर कितना आएगा, अल्फा बार आएगा, आर की पावर अल्फा का अवकलन कितना होगा, अल्फा आर की पावर अल्फा -1। दूसरा होगा डेल टू कैपिटल आर बाय डेल आर स्क्वायर, मुझे ये भी तो रखना है, तो यहां पर इसकी जगह ये हो जाएगा मेरे पास कैपिटल ए, यहां से अल्फा -1 बाहर और आ जाएगा, और आर की पावर अल्फा -2 बच जाएगा। तो यदि मैं इसको क्या दूं 7a और इसको 7b, तो 7a तथा 7b का मान समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 6 में रखने पर इसका मान रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है। लिखो इसको, इसको तो हटा सकते हैं यहां से, तो देखो इसमें मान रखता हूं मैं यहां पर, यहां से है आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट ऊपर है, इसको मत लिखना फिर से, आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ए अल्फा -1 और आर की पावर अल्फा -2, प्लस 2r, इसकी वैल्यू कितनी है, ए अल्फा, समीकरण नंबर 7a, और आर की पावर अल्फा -1 और माइनस n इंटू n+1, और आर की जगह क्या रखूंगा, a आर की पावर अल्फा बराबर 0। अब यहां से इन सबको हटा दो, देखिए इन सब में से जब आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो आर की पावर अल्फा बन जाएगा, ठीक है। तो ए आर की पावर अल्फा, ए आर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर अल्फा, ए आर की पावर अल्फा, ए आर की पावर अल्फा, सब में से कॉमन आ रहा है, तो ए आर की पावर अल्फा। यहां से क्या आ गया, यहां से देखिए क्या है, अल्फा -1, मतलब अल्फा को अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, और यहां से माइनस अल्फा, यहां से कितना है 2 अल्फा प्लस का 2 अल्फा, और यहां से -n इंटू n+1 बराबर 0। अब ए तो 0 है नहीं, और ना ही आर की पावर अल्फा, आर की पावर अल्फा का जो गुणांक है वो इस समीकरण में क्या होना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है ये 0 होना चाहिए, इसलिए अब यहां से कितना बच गया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -n इंटू n+1 बराबर 0। ये अल्फा में द्विघात समीकरण है, किसमें है, अल्फा में द्विघात समीकरण। इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे, अल्फा बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। यह अल्फा में द्विघात है, अल्फा में
द्विघात समीकरण है, इसके हल निम्न होंगे। इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे ना, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहाँ से दो सॉल्यूशन आएंगे, तो अल्फा 1 आएगा और एक अल्फा 2 आएगा। ये आएगा n और दूसरा आएगा माइनस n प्लस 1। ये करके देख लेना आप, एक n आएगा और दूसरा माइनस n प्लस 1 आएगा। मतलब जो हमने सॉल्यूशन माना था समीकरण नंबर, यहां पर हमने सॉल्यूशन क्या माना था, कैपिटल R इक्वल्स टू कैपिटल A R की पावर अल्फा, समीकरण नंबर मेरे हिसाब से 7। अतः समीकरण 7 से कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अल्फा की दो वैल्यू आ रही हैं, अल्फा की दो वैल्यू आ रही है, मतलब एक तो आएगा R की पावर अल्फा 1, एक दूसरा आएगा R की पावर अल्फा 2। तो नियतांक फिर अलग अलग लेने पड़ेंगे, नियतांक क्या लेने पड़ेंगे, अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि R बराबर एक कांस्टेंट तो मैंने ले लिया, सॉरी यहां पर मैं ले लेता हूं A1 और A2, ठीक है, A1 और R की पावर अल्फा 1 की जगह क्या है n, और दूसरा क्या है A2, ये कोफिशिएंट है ओनली, दूसरा R की पावर अल्फा 2 की जगह माइनस n प्लस 1, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूं, इक्वेशन कितना हो गया, 7 के बाद में 8। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया मेरे पास, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया कि R बराबर A1 R की पावर n प्लस A2 R की पावर माइनस n प्लस 1। दूसरा जो हमने सोल्व किया था समीकरण 4 को हल करके हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया, R की वैल्यू निकाल ली। अब मेरा अगला काम होगा थीटा और फाई कैलकुलेट करना, थीटा और फाई कैलकुलेट करना, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अगला काम होगा अपना क्या करना, थीटा और फाई का वैल्यू कैलकुलेट करना। इस समीकरण 5 को हल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, 72 लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।